जनसंघ के नेता रहे, उसके बाद में दिल्ली जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष रहे, उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बने, 6 बरस तक महामंत्री रहे। उन पे जो आरोप लगा, उस आरोप के तथ्य भी इस तरीके से पेश किए गए कि गुड़गांव में उनके पास में 21 लाख का फ्लैट कहां से आया, उनकी आमदनी का जरिया क्या है। अब तो उन्होंने तत्काल ये कहा कि इन सब बातों की जांच होनी चाहिए कि मेरे पास कैसे आया, क्या नहीं आया। शरद यादव ने जिन पे आरोप लगा, उन्होंने कहा मैंने पैसे लिए थे, मैंने तो इसलिए लिए थे, और उसके बाद में उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया और माना इस बात को। उन्होंने इस पर मुंहजोरी नहीं की, खिल्ली नहीं उड़ाई आरोपों की। ये जो खिल्ली उड़ाने का सिलसिला, मैं कहना चाहता हूं 2.5 साल से जो चीजें इनकम टैक्स के पास में चीजें उपलब्ध है, उन्होंने क्यों नहीं जांच किया, उन्होंने क्यों नहीं प्रधानमंत्री को बुलाया और पूछा क्यों नहीं। अगर पूछा होता तो इन सब बातों का आज ये जो कहते हैं कि भूकंप नहीं आया, तो अगर आप मोटी खाल के हैं तो भूकंप का कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप संजीदा हैं, अगर राजनीति में आप एक अपने आप में एक शख्सियत है जिसका कि नौजवानों को अनुकरण करना चाहिए, तो आपको एक अनुकरण वो देना चाहिए। ये माना जाना चाहिए कि जो आरोप राहुल गांधी ने डेट वाइज लगाए हैं या अरविंद केजरीवाल ने बिरला समूह को लेकर के जो दस्तावेज हाउस के अंदर रखे, उनकी एक बार के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जांच जरूर करानी चाहिए तत्काल। जी, इनकम टैक्स की देखिए रेड के डे 22 नवंबर 2014 उस वक्त गवर्नमेंट आपकी थी, और इसी तरह से बिरला के जो दस्तावेज मिले इनकम टैक्स को, उनमें भी अरविंद केजरीवाल बाकायदा एक एक डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। मनीष जी, तो क्या ये माना जाना चाहिए कि एक बार इसकी जांच सरकार को ही अपने स्तर पे करानी चाहिए कि वास्तव में राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल उनके आरोप में कितना दम है, कितनी सच्चाई पे हैं? जिस विषय पर न्यायालय में चर्चा हो चुकी है, इसी विषय पर रिट लगाई गई, मुकदमा दर्ज हुआ, और भारत के कॉम्पिटेंट न्यायालय ने उस कौन से सर, कौन से मामले में, कौन से मामले में? नहीं इन दोनों चर्चा नहीं सर, दोनों मुद्दों में नहीं। मनीष जी नहीं, देखिए मैं नवंबर 2014 में जब गवर्नमेंट बन गई थी आप लोगों की, उसके बाद एक सहारा समूह के इनकम टैक्स की रेड हुई, उसमें जो दस्तावेज मिले हैं उसमें 6 महीने के अंदर 9 बार नरेंद्र मोदी जी के नाम से ट्रांजैक्शन हुआ, एक्सेल सीट मेंटेन कर रखी थी, उसमें नाम है उनका, करीब 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी तरह से जब अरविंद केजरीवाल जो दस्तावेज लेकर के इनकम टैक्स की रेड में जो कागज मिले हैं वो ये दस्तावेज हैं, और इसमें नरेंद्र मोदी जी के नाम से पैसे वहां पे दिए गए हैं, बाकायदा लिखा हुआ है। सच्चाई है कि नहीं है, या तो फिर फ्री एजेंसी से एक जांच करानी चाहिए। अगर नहीं है तो देखिए दस्तावेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक बिल्कुल ये कहे कि एक जांच एजेंसी है, करप्शन को कंट्रोल करने की कवायद करती है, वो कितने करती है नहीं करती है, लेकिन एक बड़ी अथॉरिटी के रूप में इनकम टैक्स को देखा जाता है। अगर उनके दस्तावेजों में कहीं भी वास्तव में मेंशन है तो जांच हो जानी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि चूंकि जब ये विषय इनकम टैक्स के सामने लाया गया था या नहीं लाया गया था, अभी तो ये भी संदिग्ध है कि ये कागज वहां पे सर वो कह रहे हैं ऐसी बातें मत कीजिए जिससे मनीष जी उनका साफ कहना है कि इनकम टैक्स के खिलाफ कमिश्नर के पास में जांच के लिए पेंडेंसी है, वो मुकदमा दर्ज करना चाहिए कि ये इस डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया और हम ये मुकदमा दर्ज कराते हैं, अगर लीगल सेंटिटी इसकी वो मानते हैं तो। एक दूसरी बात, जो डायरी का सवाल है, अभी जैसा ओम जी ने कहा कि हवाला कांड, एक घूस कांड चर्चित हुआ, नेताओं ने आरोप लगाए, उसमें जिस व्यक्ति ने घूस दी उसने भी कहा, और उस हर्षद मेहता जो भी सारा उस समय विषय चला था, उसमें उन नेताओं द्वारा लाभ लेकर उसको बचाए जाने की बातें संसद में हुई, तो वो एक घूस कांड का नाम उसको दिया गया था। इसलिए अडवाणी जी ने उसके विषय पर त्वरित कार्रवाई लेते हुए बीजेपी का चरित्र और चेहरा 100% साबित किया। अल्टीमेटली उस घटना से इस घटना में बहुत ज्यादा अंतर है। उसका कारण ये है कि जो एक कागज के पुर्जे पे किसी का नाम लिखा हुआ है और उसमें तारीखें भी लिखी जा सकती है, इसकी लीगल सेंटिटी कुछ नहीं है, जैसे उसकी भी नहीं थी। तो इस देखिए मैं माफी चाहूंगा मनीष जी, मोदी साहब जैसा सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं वैसी पब्लिक नहीं है। मोदी साहब खुद कहते हैं कि बहुत स्मार्ट जनता है, हमारी युवा पीढ़ी है, बहुत सोच समझने वाली है। देखिए युवा पीढ़ी का मैं मानस बता रहा हूं, सर्वे जैसे ओम सैनी साहब ने खारिज किए कि देखिए सर्वे क्या कहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं सर्वे, कई बार पार्टियां ऐसी होती हैं बिल्कुल धरातल पे चली जाती हैं लेकिन पार्टियों को जिता भी देते हैं। तो सर्वे एक डिफरेंट नेचर है। आप 10 लोगों से पूछ रहे हो, 10 लोग जो जिनसे बात कर रहे हैं आप किस विचारधारा से जुड़े हैं, उनकी क्या सोच है, तो ये रिजल्ट नहीं दे सकता सर्वे कोई भी। अगर ये बात आप जो कह रहे हैं कि डायरी में मेंशन होने से कोई करप्ट नहीं हो जाता है, मैं तो बहुत स्वागत करता हूं। नहीं सर, मैं कागज मैं आपकी बात को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं। अगर राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं, मैं खारिज कर रहा हूं उनके आरोप को, मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं लेकिन आज के बाद क्या वास्तव में
बीजेपी को या दूसरी पार्टियों को तय कर लेना चाहिए कि अगर किसी दस्तावेज में किसी पॉलिटिशियन का नाम हो या किसी डायरी के अंदर किसी का नाम मिल जाए किसी भी रेड के अंदर, तो उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, इसका जवाब भी दिया जाएगा, इसकी कार्रवाई भी हो जाएगी। वो मेरे को नहीं करनी है, वो जिनको करनी है वो करेंगे भी। मैं ये कह रहा हूँ, आज मैं तो केवल ये बात बताना चाहता हूँ कि आप देश में ऐसी अराजक स्थिति के लिए तैयार हैं कि कोई भी व्यक्ति आएगा, किसी का भी नाम लिखेगा और कहेगा अब आप जवाब दो, तो अल्टीमेटली लीगल कानून इसलिए बनाए गए हैं। भारतीय अब ये बात संसद और नैतिकता की बात करेंगे, लीगल एंटिटी नहीं है, संसद की बात नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? इसलिए कह रहा हूँ समाज की परंपराएं कह रही है, करना पड़ेगा। आप जाहिर कोई भी ऐसा जनता कभी नहीं चाहती है कि वो चाहती है सरकार काम करे, सरकार एक आरोप लगाया, काम करे, आगे बढ़े। एक बड़ा आरोप लगाया है नरेंद्र मोदी साहब ने। उनका ये कहना था कि जिस तरह से घुसपैठियों को पाकिस्तान के सोल्जर्स वहां से फायरिंग करके कवर अप करते हैं, उन्हें वो एक तरफ फायरिंग देते हैं और दूसरी तरफ वो घुसपैठ करा देते हैं, इसी तरह से ब्लैक मनी होल्डर्स को प्रतिपक्ष के लोग कवर अप कर रहे हैं उन्हें, और वो ब्लैक मनी के लिए उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए खड़े हैं दीवार की तरह। ये बात जो लग रही है कि क्या बिल्कुल कहां से तुलना की जा रही है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले दौर में जब आपने देखा देश में एटीएम्स पे लाइन थी और उस समय जब मीडिया चैनल ने लोगों के इंटरव्यू किए तो लोगों ने किसी ने जाहिर किया कि नहीं, ये तो हम तो अच्छा फैसला मानते हैं, ये जरूर है हमारे परेशानी हो रही है। ये पहली बार मिजाज सामने आया था, ऐसा नहीं कई बार हुआ है। जनता परेशान होती तो भी वो देश की योजना के साथ प्रधानमंत्री के साथ विश्वास जताते, साथ रहना चाहती। उस समय उन्होंने अभिव्यक्ति दी कि आप ऐसा कह रहे हो, ये तो जो विपक्षी दल कह रहे हैं, मायावती जी का बयान आया है, केजरीवाल का बयान आया है, मुझे वो क्वेश्चन याद है, लगभग हर चैनल ने पूछे थे। उन्होंने कहा ये जिनके पैसे डूबे वो चिल्ला रहे हैं। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूं कि जन भावनाओं के बड़े पैरोकार नरेंद्र मोदी जी बनकर उभरे हैं। उन्होंने उन सारे सरोकारों को बताया है जो जनता की भावनाओं में उपलब्ध हैं। तो प्रतिपक्ष के जो लोग हैं वो संरक्षण रहे हैं ब्लैक मनी वालों को, ये माना जा सकता है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चीज को उससे जोड़ना चाहिए। जब उन्होंने ये कहा, जनता ने कहा था कि ये वो लोग चिल्ला रहे हैं, हम तो खुश हैं और ये अच्छा फैसला हो सकता है, हम परेशान हैं, थोड़े दिन में परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन ये फैसला देश के लिए अच्छा है, भला होगा गरीबों का। और इसलिए फिर उनसे ये तत्काल प्रश्न पूछा गया था कि ये सब चिल्ला रहे हैं, आप तो कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा वो तो इसलिए चिल्ला रहे हैं। चलिए पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, ये बात ठीक है, लेकिन आज जनता उसी नजरिए से और उसी अंदाज में अपने वक्तव्य दे रही है। मैं तो जिन 44 दिन हो गए आज नोटबंदी को, नोटबंदी के बाद में फैक्ट्रियां बंदी भी हो रही हैं, लोगों को आज भी जो पैसे मिलने चाहिए उनके हक के नहीं मिल पा रहे हैं। मैं प्रैक्टिकली मैं खुद आप मेरी बात से यकीन करिए, मैं 24,000 रुपए का जो मेरा अधिकार आपकी सरकार ने, मेरी सरकार ने जो दिया है, मैं लेकर के गया। उनका कहना है कि साहब आप समझदार हैं, आज इतना पैसा हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? 24,000 रुपए मेरा राइट है। 11:15 ही बज रहे हैं अभी, तो साफ मना किया कि इतना कैसे नहीं होगा, अगर आप जैसे सारे लोग आए 6-7 लाख रुपए हमारे पास में होते हैं, अब इनमें से जितने मैक्सिमम लोगों को हम निपटा सकते हैं। ये पोजीशन है सर अभी भी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि परेशानी को कंडेम नहीं कर रहा हूं मैं। पहली बात, बीजेपी के स्पोक पर्सन होने के बावजूद भी मैं परेशानी से कोई मेरा वो नहीं है कि नहीं हुई। लेकिन अब ये तो उन्हीं कैमरामैन ने जिन्होंने लाइन में लगे हुए लोगों से इंटरव्यू किया था, अब भी उनको इंटरव्यू लेने का अधिकार है, अब भी वो दिखा सकते हैं। परंतु जो देश हित में फैसले के लिए जनता कह रही है, उसको मैं मना कैसे कर सकता हूं, जो की बात है ही नहीं। दूसरी बात यह कि सब लोग कह रहे हैं इससे अच्छा होगा, देश का भला होगा, लोगों की राय है, इसलिए मैंने आपको कहा। मैं कोई आपको भी कंडेम नहीं कर रहा हूं, आप सही कह रहे हैं। ओम सैनी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विपक्षियों पे जो आरोप लगाया है पाकिस्तान की घुसपैठ को देख करके उन्होंने, कि पाकिस्तान उधर सपोर्ट घुसपैठियों कर रहा है और देश के अंदर ब्लैक मनी होल्डर्स को हमारे विपक्षी साथी कर रहे हैं। देखिए, बौखलाहट है सत्ताधारी दल की, प्रधानमंत्री की बौखलाहट है। दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के बाद में जितना संजीदा और जितना जिम्मेवार भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, दुर्भाग्य से मोदी जी वैसा नहीं कर रहे हैं और वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है? आपने सब कुछ, आपने जितनी मनी बताई थी उससे ज्यादा मनी आपने पता लगा कि आरटीआई से पता लगा कि आपने तो इतना सा बताया था, वो इतना है। टोटल मिलाकर के इन सब बातों से लग ये रहा है कि और जिस तरीके से आपका रिजर्व बैंक बदनाम हो रहा है, जैसे आदेश आ रहे हैं, एक के बाद में एक बदलाव आ रहे हैं। तब हमारे वित्त मंत्री कह रहे हैं कि कैश की कोई कमी नहीं है और हमारा आपका अनुभव ये कि कैश है नहीं। ऐसी स्थिति में ये इस तरह की, मेरा ख्याल है कि जिम्मेदार पद पे बैठे हुए लोग अगर इस तरह का प्रयास करेंगे तो आश्चर्य होगा। और साथ साथ में
अब देख लीजिए ना, अगर था तो पैसा आ गया होगा ना, वो कहाँ गया ब्लैक मनी। और पाकिस्तान पे आप इस तरह की बात बोल रहे हैं और आप कहते हैं कि आपके मुताबिक लोग इसको स्वीकार कर लें। आप मतलब अपने आप को ही तो क्या कहते हैं, देश के सबसे देशभक्त स्थापित करना चाहते हैं और विपक्षियों का राष्ट्रीय और देश विरोधी स्थापित करना चाहते हैं। तो ये कोई संसदीय भाषा नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है। ये हो सकता है कि ऐसे जो अपर किस्म के सामान्य किस्म के प्रवक्ता और सामान्य लोग अगर बोलना चाहें तो बोलें, बाकी जिम्मेवार लोग इस तरह की भाषा नहीं बोलते। संसद का इतिहास देख के बोल रहा हूं मैं बात। फिर आप कहेंगे संसद का इतिहास, क्योंकि इसलिए कि संसद के जिम्मेदार सांसद कभी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। अडवाणी जी कभी नहीं करेंगे, अटल जी ने कभी नहीं किया है, राजधर्म सिखाते रहे हैं वो तो। गुजरात के जब प्रधानमंत्री थे, ये जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने कहा था राजधर्म समझिए, राजधर्म की बात कीजिए। अब उन्हीं की गद्दी पर बैठने वाला आदमी अगर दूसरी किस्म की भाषा बोलता है तो आश्चर्य होता है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता पसंद करती है उनको तो बहुमत से जिताएगी और आने वाले वक्त में जिताएगी, और जनता नापसंद करती है तो वही हाल कर देगी जो इंदिरा गांधी का किया था। फैसला जनता को करना है। हाँ। और ये बात सही है कि अदालत का आखिरी फैसला लोकतंत्र में जनता की अदालत होती है, उससे बड़ी कोई नहीं होती है। वही सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है और वही बाहर धकेल देती है। खैर चलिए, लेकिन फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर उसके सहित 5 राज्यों में चुनाव हो, उसको लेकर के चुनावी जुबानी जंग जो कह सकते हैं काफी तीखी हो सकती है। और जैसे जैसे रैलियां होंगी वैसे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पे जो शब्दों के बाण चला रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कम नहीं आके जा सकते। और सरकार को तय करना है कि वो अब किस नजरिए से देखते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कि सबकी निगाहें टिकी थी कि नरेंद्र मोदी किस अंदाज में जवाब देते हैं राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया उनका। और राहुल गांधी क्या वास्तव में जहां पे नरेंद्र मोदी हैं उसी धरती पे राहुल गांधी भी हैं, वो किस नजरिए से देखते हैं नरेंद्र मोदी के जवाब को। हुआ वही जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि अभी भी जवाबों का अंधकार छाया हुआ है। ना नरेंद्र मोदी ने उस अंदाज में जवाब दिया या उनको खारिज किया, और ना ही राहुल गांधी अभी इस बात को बैकफुट पे आने को तैयार हैं कि बिल्कुल मेरे जो आरोप हैं अब उनका जवाब चाहिए, चाहे मेरी खिल्ली कितनी भी उड़ाई जाए। चले, लेकिन अब आने वाला वक्त है और कितनी राजनीतिक गलियारों में ये हवाएं, ये तूफान, ये भूकंप रंग जमा पाएंगे, देखने वाली बात होगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या बाइक लिया शर्मा ने, एकदम बढ़िया। शर्मा जी के घर में टॉयलेट है पर आदत नहीं है। तरक्की की निशानी सिर्फ बाइक नहीं है जानी, शौच के लिए हमेशा शौचालय में जाओ, खुले में नहीं। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर। आज देश काले धन के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है। डीमोनेटाइजेशन यानी पुराने 1000 और 500 के नोटों पर पाबंदी, जो कि काला धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ एक जंग है। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपने काले धन को बदलने के लिए भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नए बेनामी कानून के अंतर्गत ऐसे लेन देन करने वालों को 1 से 7 वर्ष की सश्रम कैद व ऐसी गैर कानूनी राशि को जब्त भी किया जा सकता है। याद रहे, आयकर विभाग इस तरह की तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। इस अपराध में भागीदार न बने। एक सच्चे भारतीय की तरह काले धन के खिलाफ इस जंग में आगे आएं, देश को मजबूत बनाएं। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी।